नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चीन के संविधान के आधारभूत लक्षण। बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, तुलनात्मक राजनीति। चीन का वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत हुआ। इससे पूर्व भी चीन में 3 बार संविधान का निर्माण किया जा चुका है, 1954, 75 और 78। 3 बार संविधान का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत किया गया। चीन का वर्तमान संविधान विश्व के अन्य आधुनिक संविधानों की भांति एक लिखित और निर्मित संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना, 4 भाग और 138 अनुच्छेद हैं। इस संविधान का निर्माण एक विशेष समिति और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका का, लेजिस्लेचर का नाम है। इसी के द्वारा संविधान का निर्माण भी किया गया है। चीन के संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया है जो इसे विश्व के अन्य देशों से काफ़ी अलग कर देता है। विश्व के अन्य देशों से अलग प्रकार की एक राजनीतिक प्रणाली है, उसको चीन में स्थापित किया गया है। तो प्रथम 3 अनुच्छेदों में उन्हीं विशेष सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला सिद्धांत है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी चीन लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों और किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। जनवादी चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन का आधिकारिक नाम है। इसके साथ ही चीन ने जो ये सिद्धांत अपनाया है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, ये 2 प्रकार की विपरीत विचारधाराओं, लोकतंत्र और तानाशाही का मेल है। जनवादी का अर्थ है शासन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी और जनता का नियंत्रण। चीन में अनेक स्तर की जनवादी कांग्रेसों की स्थापना की गई है। इन कांग्रेसों के सदस्य वहाँ का आम जनता या साधारण जनता, जिसको हम कह सकते हैं श्रमिक, किसान, मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, वो इन जनवादी कांग्रेस के सदस्य होते हैं और इन कांग्रेस के माध्यम से वो शासन के प्रत्येक कार्य में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सक्रिय भागीदारी है वो निभाते हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक ये लोग होते हैं। दूसरी ओर लोकतांत्रिक तानाशाही, तानाशाही उसे कहते हैं जिसमें शासन व्यवस्था को किसी समूह या कुछ लोगों के असीमित, जो उनकी असीमित शक्तियां होती है, उसके अधीन यदि किसी शासन व्यवस्था को कर दिया जाए तो उसे हम तानाशाही या फिर निरंकुशता कहते हैं, जिसमें शासन के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो एक और तो जनता की भागीदारी है और दूसरी ओर ये भागीदारी करने वाले लोग अनियंत्रित हैं या फिर ये तानाशाह है। ये तानाशाही कैसे होती है कि ये बहुसंख्यक किसान और मजदूर अल्पसंख्यक जमींदारों और पूंजीपतियों के ऊपर तानाशाही तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि चीन के संविधान निर्माताओं का मानना था कि पूंजीपतियों, जमींदारों की तानाशाही से सर्वहारा की तानाशाही है वो बेहतर है। तो इसलिए जनवाद या लोकतंत्र होते हुए भी चीन में तानाशाही का सिद्धांत है वो भी शामिल किया गया है। दूसरा ऐसा लक्षण या सिद्धांत है जनवादी गणतंत्र, पीपल्स रिपब्लिक। चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण शक्तियां हैं वो जनता में निहित है। गणतंत्र का मतलब है लोगों के अंदर शासन को चुनने की या शासन को संचालन करने की शक्तियां निहित होना, और जनता इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस है, उनके माध्यम से जनता इन शक्तियों का प्रयोग करती है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुच्छेद 3 में वर्णित है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत।
लोकतंत्र का मतलब होता है समस्त शक्तियां जनता में निहित है, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में जनता की भागीदारी होगी। और केंद्रवाद का मतलब है शासन के सभी अंग या फिर साम्यवादी पार्टी के सभी अंग है अपने से ऊपर के अंग जो होते हैं उनके अधीन रहेंगे। ठीक है, निर्णय लेते समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सभी लोग उसमें भागीदारी करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, लेकिन एक बार जब बहुसंख्यक या बहुमत के आधार पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो उसके बाद वो सभी के ऊपर समान रूप से बाध्यकारी होगा, चाहे वो उस निर्णय से सहमत हैं या नहीं है। यानी प्रत्येक अंग है वो अपने ऊपरी अंग के द्वारा निर्णय लिए गए निर्णयों से संचालित होगा, उनके लिए गए निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होगा। यानी प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता उतनी ही है जब तक उसका ऊपरी अंग उसके ऊपर कोई सीमा आरोपित नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है एक दलीय शासन व्यवस्था। चीन के संविधान में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, कई प्रकार के राजनीतिक दल वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता जो है या डोमिनेटिंग जो है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन का साम्यवादी दल ही वहाँ का प्रमुख राजनीतिक दल है। शासन की शक्तियाँ पूरी तरह से इसके नियंत्रण में हैं और इस दल के बारे में चीन के संविधान की प्रस्तावना में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। चीन का जो ऐतिहासिक विकास है उसके अंदर इस साम्यवादी दल की क्या भूमिका रही है इसके बारे में प्रस्तावना में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल है उसको एक प्रमुखता मिली है। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना 1978 का जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन था उसके द्वारा राष्ट्रपति पद जो है उसको समाप्त किया गया था, लेकिन 1982 यानी वर्तमान का जो संविधान है उसमें इस पद की पुनर्स्थापना कर दी गई है। साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद है वो भी पुनर्स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो सेना का, चीन की पीपल्स आर्मी जो है उसका अध्यक्ष होगा और चीन की जो साम्यवादी पार्टी है उसका भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। यानी देश, सेना और राजनीतिक दल तीनों का ही अध्यक्ष है वो एक ही व्यक्ति होता है, वो है चीन का राष्ट्रपति। यहाँ पर चीन के संविधान में 2018 में जो संशोधन हुआ है उसको नोट करना जरूरी है। 18 का जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर जो 2 कार्यकाल की जो सीमा थी कि ये 2 ही बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, उस सीमा को हटा लिया है। इससे वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वो अनिश्चित काल तक के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके अलावा साम्यवादी दल और उसकी लीडरशिप जो है उसको संविधान के मूल भाग में जोड़ लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि साम्यवादी दल है उसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, अब प्रस्ताव एक संविधान के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक है प्रियम्बल और दूसरा है बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मुख्य भाग जिसमें सारे अनुच्छेद हैं वो लिखे जाते हैं। तो पहले का जो संविधान था उसमें प्रस्तावना में साम्यवादी दल का उल्लेख था, लेकिन अब प्रस्तावना के साथ साथ मूल भाग जो है संविधान का उसमें भी साम्यवादी दल के बारे में कुछ लिखा गया है या साम्यवादी दल का वर्णन किया गया है। और अब इसके द्वारा चीन संवैधानिक रूप से एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश है वो बन गया है, क्योंकि प्रस्तावना जो होती है उसको उसका कोई अधिक विधिक महत्व है वो नहीं होता है, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं उनकी स्थिति प्रस्तावना से उच्च मानी जाती है। सामान्य शासन व्यवस्थाओं के अंदर ऐसी स्थिति है कि संवैधानिक प्रावधान है उनका वजन प्रस्तावना से ज़्यादा होता है। तो इस बात को दृष्टिगोचर करते हुए मूल भाग में भी साम्यवादी दल को शामिल कर लिया गया है और अब चीन पूरी तरह से एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश बन गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो सभी आधुनिक राज्यों की विशेषता है उसे चीन में नहीं अपनाया गया है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय चीन की व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। यही जनवादी कांग्रेस वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करती है।
न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं हो सकता और ना ही इसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान के प्रावधानों की दृष्टि से चीन का संविधान कठोर प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में ये एक लचीला संविधान है। कैसे? कठोर संविधान की क्या परिभाषा है कि ऐसा संविधान जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर होता है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। संविधान चीन के संविधान में 64वें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसमें संशोधन की शक्ति चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दी गई है। संशोधन का प्रस्ताव है वो कौन ला सकता है? जनवादी कांग्रेस या फिर उसकी स्थायी समिति। जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसकी स्वीकृति के लिए 2/3 सदस्य है, 2/3 बहुमत है वो आवश्यक है। यानी साधारण कानूनों का निर्माण चीन में सामान्य बहुमत से होता है और संविधान संशोधन करने वाले जो कानून हैं उनके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि साधारण कानून और संवैधानिक कानून, इनमें चीन के संविधान में अंतर किया गया है, इसलिए इस संविधान को हम सैद्धांतिक रूप से कठोर संविधान कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि ये संविधान व्यवहार में लचीला है। व्यवहार में क्यों लचीला है? क्योंकि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं। इस कारण 2/3 बहुमत को प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है और इसलिए चीन के संविधान को व्यवहार में हम लचीला भी कहते हैं। अन्य विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चीन में इंग्लैंड की भांति एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान ने समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार ने अपने जो क्षेत्र है उसको कई इकाइयों में बांटा है, लेकिन उन इकाइयों की शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद चीन ने एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है ताकि समस्त जो शासन है, समस्त राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर कठोर नियंत्रण है वो स्थापित किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक आयोग अनुच्छेद 93, ये भी एक अनूठा प्रयोग है चीन की शासन व्यवस्था का। इसका कार्य है नेशनल पीपल्स आर्मी को निर्देश देना। चीन की सेना है नेशनल पीपल्स आर्मी, इसको निर्देश है वो केंद्रीय सैनिक आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति के सदस्यों के प्रति ये आयोग उत्तरदायी रहता है। फिर है एक सदनीय व्यवस्थापिका, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अधिकांश राष्ट्रों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, लेकिन चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ये संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका है। लगभग 3-3.5 हजार लोग इसके सदस्य हैं और इसके सदस्यों को यानी सांसदों को डिप्टी कहा जाता है। प्रोक्यूरेटर पद की स्थापना, ये भी चीन का एक अनूठा प्रयोग है। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम प्रोक्यूरेटर पद के बारे में प्रावधान है और इस प्रोक्यूरेटर का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। इसका कार्य है देश में कानून का पालन और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये प्रोक्यूरेटर भी अन्य जो आयोग हैं या फिर अन्य जो शासन के अंग हैं उनकी भांति जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति ही उत्तरदायी रहता है। तो ये थी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।